भारत के लिए भूटान इतना ज़रूरी क्यों? भारत और भूटान एक अद्वितीय और विशेष संबंध साझा करते हैं, जो सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के लंबे इतिहास पर आधारित हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद भूटान दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और क्षेत्रीय सहयोग प्रयासों में भारत का एक प्रमुख भागीदार है। चीन के साथ भूटान का सीमा विवाद और भारत के साथ उसके रिश्ते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इसमें कई बार भूटान के अपने पारंपरिक सहयोगी यानी भारत से दूर जाने की संभावना को लेकर चिंताएं भी उभर कर आती हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भूटान अपने क्षेत्रीय विवादों पर चीन के साथ बातचीत में संलग्न है। चीन की हमेशा से कोशिश रही है कि भूटान में उसका प्रभाव बढ़े और कूटनीतिक संबंध बेहतर हो। हालांकि भूटान का रुख दिखाता है कि वो भारत के साथ है। इस साथ को और मजबूत करने के लिए भारत भी हर संभव कोशिश करता रहता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में एक अनौपचारिक प्रथा है कि भारतीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, सेना और राव प्रमुख की पहली विदेश यात्रा भूटान ही होती है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने खास हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर भारत के लिए भूटान इतना खास क्यों है? वे कौन से कारक हैं जो दोनों देशों को जोड़ते हैं? क्या भारत भूटान संबंध सचमुच तनाव मुक्त हैं? तो आसान शब्दों में कहा जाए तो भूटान भारत का सबसे करीबी दोस्त है। यह मुश्किल समय में भी भारत के साथ खड़ा रहता है। कूटनीतिक कुशलता और आपसी सम्मान की विशेषता वाला यह रिश्ता भौगोलिक निकटता से परे रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों को शामिल किए हुए है। इसकी सामरिक स्थिति इसे भारत के सुरक्षा हितों के लिए एक महत्वपूर्ण बफर स्टेट बनाती है। यही वजह है कि भारत भूटान को रक्षा, अवसंरचना और संचार जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता रहता है। इससे भूटान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में मदद मिलती है। अगर दोनों देशों के रिश्तों की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1865 की सिंचुला की संधि से होती है। इन रिश्तों को आगे साल 1910 की पुनाखा की संधि ने बढ़ाया। यहाँ से भारत भूटान संबंधों की नींव मानी जाती है। इस संधि को ब्रिटिश शासन द्वारा भूटान के साथ किया गया था। आगे चलकर भारत की आज़ादी के बाद अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में भारत और भूटान ने शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि दोनों देशों के बीच संबंधों के संचालन के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। इसके बाद जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमाने की कोशिश की तो भूटान ने चीन को संभावित खतरे के रूप में देखा। ऐसे में भूटान ने भारत को सुरक्षा प्रहरी के रूप में देखा। इससे भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली। दोनों देशों के बीच की मैत्री संधि को भूटान की विदेश नीति के तौर पर देखा जाता है। मैत्री संधि के मुताबिक भूटान को विदेशी संबंधों के मामलों में भारत को शामिल करना होता था। साल 2007 में इस संधि में संशोधन किया गया। संशोधन के मुताबिक अब सिर्फ भारत के हितों संबंधी मामलों पर ही भूटान भारत की राय लेगा। संशोधित मानदंडों के तहत भूटान को अब हथियार आयात करने पर भारत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भूटान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भूटान की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा साल 1963 में कोलंबो योजना के सदस्य बनने के साथ शुरू हुई थी। कोलंबो योजना में भूटान की सदस्यता भारत द्वारा प्रायोजित थी। इसकी सदस्यता के परिणाम स्वरूप भूटान को जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। ऐसे ही साल 1971 में संयुक्त राष्ट्र में भूटान जैसे छोटे हिमालयी देश के प्रवेश का पूर्ण समर्थन भारत द्वारा ही किया गया था। इसके बाद से इसे संयुक्त राष्ट्र से विशेष सहायता मिलनी शुरू हुई। 1972 में भूटान एस्केप यानी एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य बन गया। यह प्रक्रिया जारी रही और 1985 में भूटान सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य बन गया। इससे उसे अपने विदेशी संबंधों के विस्तार और संचालन के लिए एक और मंच मिल गया। इसके अलावा भूटान बेहद पिछड़ा हुआ देश भी था। ऐसे में भारत ने भूटान की पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी तरह से वित्त पोषित करके इसकी मदद की। वर्तमान में भारत सरकार कई परियोजनाओं में शामिल है। इनमें जल विद्युत संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, सड़कें और दूसरी आधारभूत संरचनात्मक योजनाएं शामिल हैं। भूटान को मिलने वाले बाहरी राजस्व का करीब 40% वर्तमान में भारत को बिजली की बिक्री से मिलता है। इस लिहाज से भारत की मदद से भूटान को काफ़ी फायदा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1996-97 में भारत द्वारा अन्य विकासशील देशों को दी गई कुल सहायता में भूटान का हिस्सा 52% था, जो 181 करोड़ रुपए था। भारत और भूटान के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है, जिसके लिए सीमा के भारतीय हिस्से पर सीमा शुल्क चौकियों की भी आवश्यकता नहीं है।
भूमि से घिरा देश होने के कारण भारत इसे लगभग 13 पारगमन मार्ग प्रदान करता है। अब अपने मूल सवाल पर लौटते हैं कि आखिर भूटान की भारत के लिए क्या अहमियत है। तो भूटान की भारत के लिए अत्यधिक सुरक्षा आवश्यकताएं हैं। एक प्रभावी बफर राज्य बनने के लिए एक स्थिर स्वतंत्र भूटान आवश्यक है। हालांकि शुरुआत में भारत द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के बारे में कहा जा सकता है कि भूटान को आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में सुरक्षा चिंताओं से प्रभावित थी, लेकिन बाद के वर्षों में ऐसा नहीं रहा। यह वर्तमान में भूटान में शुरू की जा रही परियोजनाओं से पारस्परिक लाभ की नीति का पालन करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन परियोजनाओं का बाजार भारत होगा और इस तरह यह भारत के उत्तर पूर्व हिस्से के विकास को भी सुनिश्चित करता है। जबकि भूटान एक छोटा देश है और उसकी जरूरतें सीमित हैं। हालांकि समय के साथ इन जरूरतों का बढ़ना निश्चित है। वर्तमान में भूटान के साथ भारत की प्रमुख चिंताएं उत्तर पूर्व में अशांत स्थिति से संबंधित है। अक्सर खबरों में आता है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादियों ने भूटान के सीमावर्ती इलाकों में कैंप स्थापित कर लिए हैं। भारत उत्तर पूर्व में उग्रवाद से निपटने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। ऐसे में भूटान की मदद के बिना उग्रवाद से निपटना संभव नहीं है। इस सब के इतर भारत और भूटान के बीच संबंधों की प्रकृति को परिभाषित करने में चीन कारक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वास्तव में यही वह बात है जो भूटान को भारतीय हितों के संबंध में भू रणनीतिक महत्व प्रदान करती है। यह जानना दिलचस्प है कि शुरुआत में ब्रिटिश मुख्य रूप से तिब्बत तक पहुंचने के लिए एक मार्ग की सुविधा के लिए भूटान में रुचि रखते थे, यानी उनके उद्देश्य पूरी तरह से आर्थिक प्रकृति के थे। बाद में जब चीन ने भूटान के क्षेत्र पर दावा करना शुरू किया, तब ब्रिटिश भारत को भूटान के विदेशी संबंधों का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाने वाला खंड 1910 की संधि में शामिल किया गया था। इसके बाद स्वतंत्र भारत ने भी इस खंड को 1949 की संधि में शामिल किया। तिब्बत पर चीनी कब्जे और बाद में वहां चीनी कार्रवाई के बाद तिब्बत में हुए विद्रोह ने भूटान को अपनी अलगाववादी नीति से बाहर आने के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद में भूटान के आर्थिक विकास में भारत की घनिष्ठ भागीदारी हुई। 1958 में चीन ने न केवल भारतीय क्षेत्र पर दावा किया था, बल्कि अपने नक्शे में 200 वर्ग मील भूटानी क्षेत्र को तिब्बत के हिस्से के रूप में भी दिखाया था। इस निर्णायक क्षण में नेहरू ने संसद में कहा कि भूटान पर कोई भी हमला भारत पर हमला माना जाएगा। हालांकि साल 1962 के युद्ध में चीन के खिलाफ भारत की हार ने भूटान को अपनी रक्षा की देखभाल करने की भारत की क्षमता पर संदेह पैदा कर दिया। लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के बाद विश्वास बहाल हुआ। असल में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहचान हासिल करने की भूटान की चाहत का चीन के रवैये से काफ़ी लेना देना है। भारत के साथ भूटान के लाभकारी संबंधों की वर्तमान स्थिति और चीन के साथ उसके पिछले अनुभव को देखते हुए यह डर असंभव लगता है कि भूटान चीन के पाले में चला जाएगा। चीन के साथ भूटान का अनुभव बिल्कुल भी सहज नहीं रहा है और वास्तव में भूटान स्वयं चीन के साथ अपनी बातचीत के संबंध में प्रतिबंधात्मक नीति का पालन करता है। इस तरह कहा जा सकता है कि भारत भूटान संबंध आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक मॉडल है। दोनों देशों के रिश्तों के संदर्भ में कहा जाता है कि दोनों के बीच सदाबहार शांति और मित्रता है। भारत की आज़ादी के बाद से ही दोनों हर समय में साथ खड़े रहने वाले दोस्त की तरह रहे हैं। एक वाक्य में कहें तो भारत के लिए भूटान बहुमुखी रूप से महत्वपूर्ण है। एक तथ्य है कि भारत एक बड़ी शक्ति है और भूटान एक छोटा सा भूमि से घिरा राज्य है। फिर भी दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है। इस आदर्श रिश्ते से अधिक संतुष्टिदायक क्या हो सकता है। अब बारी है रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की। स्वीडन का नाटो समूह में शामिल होने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि तुर्की और हंगरी अब तक स्वीडन का नाटो समूह में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। हालांकि अब तुर्की संसद की एक प्रमुख समिति ने महीनों की देरी के बाद नाटो से जुड़ने के लिए स्वीडन को मंजूरी दे दी है। वहीं नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए साल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में नाटो के 31 सदस्य देश हैं। गौरतलब है कि नाटो समूह की सदस्यता यूरोपीय राज्य के लिए खुली है, जो इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की स्थिति में है। भारत और रूस ने अपनी दोस्ती को और मजबूत करते हुए एक नई साझेदारी का ऐलान किया है। दोनों देशों ने तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली पैदा करने वाली इकाइयों के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत का सबसे बड़ा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की तकनीकी सहायता से ही तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण साल 2002 में शुरू हुआ था। वहीं साल 2016 से यह प्लांट 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन की अपनी डिजाइन क्षमता पर लगातार काम कर रही है। वहीं संयंत्र के साल 2027 तक पूरी क्षमता से काम शुरू करने की उम्मीद है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। यह छठा मौका है जब कोई फ्रांसीसी नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले साल 1976 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक्स शिराक मुख्य अतिथि थे और फिर 1998 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा सम्मानित किए गए अन्य फ्रांसीसी नेताओं में क्रमशः 1980, 2008 और 2016 में वॉलेरी गिस्कार्ड डी स्टैंग, निकोलस सरकोजी और फ्रांसवा ओलांद शामिल हैं। तो आइए चलते हैं अब आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, भारत भूटान संबंधों की विवेचना कीजिए।